मित्रों, मैं नवीन कुमार, फाउंडर ऑफ प्रतिभा कोचिंग सेंटर त्रोली। समय की नजाकत को देखते हुए और लॉकडाउन के कारण आई हुई परेशानियों को देखते हुए कुछ विद्यार्थियों की रिक्वेस्ट पर मैंने ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का निर्णय लिया है। अब मैथ में सबसे पहले जो पढ़ाया जाता है वो संख्या पद्धति होती है। ये हमारा मैथ का बेसिक होता है। अगर हमारा मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो शायद कोई चैप्टर ऐसा हो जहां हमें आगे दिक्कत हो। तो सबसे पहले एक दो पुस्तकें भी आती हैं जो हमसे पूछ ली जाती हैं, कई एग्जाम में आ चुकी हैं, जैसे कि गणित सार संग्रह, गणित सार संग्रह, इसके रचयिता का नाम पूछा जाता है। तो इनके जो रचयिता हैं वो है महावीराचार्य। महावीराचार्य। उसके बाद जो पुस्तक आती है वो होती है गणित सार। गणित सार, गणित सार के जो लेखक हैं वो है श्रीधर। श्रीधर। एक आती है लीलावती, जिसके लेखक हैं भास्कराचार्य। भास्कराचार्य। इन पुस्तकों से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। इन पुस्तकों को लेकर कई प्रकार की कथाएं भी प्रचलित हैं, लेकिन ऑनलाइन स्टडी में उन कथाओं को हम व्याख्या सहित नहीं समझा सकते क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। अगर इनके बारे में हम समझाने लगे तो 2-3 वीडियो तो इनकी केवल कथाओं पर ही निकल जाएंगी। इसीलिए तो आगे हम चलते हैं। वो आती है संख्या की। संख्याएं आई तो आई कहां से? संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और इन्हें किस किस नाम से जाना जाता है? तो जो मूल रूप से संख्याएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। अब 2 प्रकार की होती हैं तो होती कौन कौन सी हैं? कोई कहता है सम और विषम, तो कोई कहता है चर और अचर, तो कोई कहता है परमेय और अपरमेय। अगर देखा जाए इस प्रकार से हम इन्हें विभाजित करें तो संख्याएं बहुत प्रकार की हो जाती हैं। अगर मूल रूप से हम लिया जाए, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए, तो संख्या केवल 2 प्रकार की होती है। एक होती है काल्पनिक और एक होती है वास्तविक। एक होती है काल्पनिक और एक होती है वास्तविक। काल्पनिक को हम अंग्रेजी भाषा में इमेजनरी कहते हैं, वास्तविक को हम अंग्रेजी भाषा में रियल कहते हैं। इमेजनरी जिनकी हमने कल्पना की है, वास्तव में जो संख्याएं नहीं होती हैं लेकिन हमारे द्वारा मैथ में प्रयोग की जाती हैं, ऐसी संख्याओं को हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। काल्पनिक संख्याओं में हमेशा आइटा का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि 2i, 3i या 2 + 3i या a + i, या हम बोले 2i², जिसे हम लिख सकते हैं -के। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो सभी की सभी काल्पनिक संख्याएं होती हैं, क्योंकि जो i² का मान होता है वो हमेशा -1 होता है। यदि किसी संख्या में -1 से गुणा कर दिया जाए तो वो सभी संख्याएं ऋणात्मक हो जाती हैं। इस प्रकार से जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो सभी की सभी संख्याएं कैसी होती हैं? काल्पनिक होती हैं। अब बात आई वास्तविक की। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनका परिवार बहुत बड़ा होता है। ये जितनी भी संख्याएं होती हैं, सम, विषम, परमेय, अपरमेय, भाज्य, अभाज्य, सभी संख्याओं को वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि हम बोले प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या, हम बोले पूर्ण संख्या, हम बोले प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परमेय संख्याएं।
अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। इसके अलावा बहुत टाइप की होती हैं जो इसमें हम सम्मिलित कर सकते हैं, जैसे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्णांक। ये सभी संख्याएं होती हैं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो इनमें जो सबसे पहले आती हैं वो आती हैं आपकी प्राकृतिक संख्याएं। तो सबसे पहले कौन सी रहेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। अब ये प्राकृतिक संख्या होती कौन सी है? प्राकृतिक संख्या, जिन्हें हम इंग्लिश में नेचुरल संख्या नंबर कहते हैं। क्या? नेचुरल नंबर कहा जाता है। अब भाई वह संख्या, भाई ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जिसकी खोज ना हुई हो, लेकिन खोज किसने की, कब की, कहां हुई, इसके बारे में हमें कोई उल्लेख नहीं मिलता है। जब इनके बारे में हमें कोई जानकारी आज तक प्राप्त नहीं हुई तो ऐसी सभी संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कह सकते हैं। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, वह संख्याएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है। उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 2 अनंत। प्रारंभ में इन संख्याओं को 1 से लेकर 9 तक बोला जाता था, लेकिन वर्तमान में बोला जाता है वो 1 से लेकर अनंत तक माना जाता है। उसके बाद आती हैं संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या, जिन्हें अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं, संपूर्ण संख्याओं में क्या अंतर है? यदि प्राकृतिक संख्याओं में खोजी गई संख्या शून्य को भी सम्मिलित कर लें तो उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? यदि प्राकृतिक संख्याओं में खोजी गई संख्या शून्य को भी सम्मिलित कर लिया है तो उन्हें संपूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 कहां तक जाएंगे? इनफाइनाइट। अब बात आती है कि 0 की खोज किसने और कहां हुई? 0 की खोज किसने की और कहां हुई? तो देखिए, हम जो पढ़ते हैं उसमें दिया जाता है कि 0 की खोज आर्यभट्ट द्वारा की गई, जबकि वास्तविक रूप से देखा जाए 0 की खोज तो आर्यभट्ट से बहुत पहले हो चुकी थी। अगर एग्जाम में आता है कि 0 के खोजकर्ता कौन है और वहां पर आर्यभट्ट मिलता है और एक और ऑब्जेक्ट मिलता है एक अज्ञात भारतीय द्वारा की गई, तो हमारा जो आंसर होगा वो एक अज्ञात भारतीय होगा।
अगर अज्ञात भारतीय नहीं दिया जाता है और वहां पर आर्यभट्ट का नाम लिखा होता है तो हमारा आंसर होगा आर्यभट्ट। अब आर्यभट्ट ने क्या किया, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के खोज करता है वो जेम्स चैडविक इलेक्ट्रॉन ना प्रोटॉन है। जिस प्रकार से प्रोटॉन की खोज वास्तविक रूप से गोल्डस्टीन द्वारा की गई, लेकिन प्रोटॉन का जो नामकरण किया और प्रोटॉन को दुनिया के जो सामने लेके आए वो थे रदरफोर्ड। इसीलिए कुछ विद्वान रदरफोर्ड को भी प्रोटॉन का खोजकर्ता मान लेते हैं। उसी प्रकार से जीरो की खोज भारत में हुई, एक अज्ञात भारतीय द्वारा की गई, लेकिन कब हुई, कहाँ की, किसने की, इसका उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन जीरो को जो प्रमाणित किया और विश्व पटल पर जो पहचान दिलाई वो आर्यभट्ट के द्वारा दिलाई गई। इसीलिए शून्य का जो खोज करता है वो आर्यभट्ट को ही माना जाता है। उसके बाद आती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं जिन्हें हम अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं। अब इंटीजर्स क्या होती है, यदि सभी संख्याओं को ऋणात्मक और धनात्मक दोनों रूपों में लिखा जाए, इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों रूपों में लिखा जाए तो उन्हें क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, यदि सभी संख्याओं को धनात्मक व ऋणात्मक दोनों रूपों में लिखा जाए तो उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। संख्याएं कहते हैं, जैसे 0 लिख लिया, 1 2 3 4, -1 -2 -3। तो इन संख्याओं को हम धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे और इन संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। जिन संख्याओं के आगे ऋण का साइन लगा होता है उन्हें ऋण पूर्णांक कहते हैं। जिन संख्याओं के आगे प्लस का साइन लगा होता है, प्लस का साइन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि किसी संख्या के आगे कोई साइन नहीं होता है तो वो हमेशा प्लस की मानी जाती है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक, और इसे क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक। अब पूर्णांक संख्याओं के बाद जो संख्याएं आती हैं वो होती हैं आपकी परिमेय संख्या। कौन सी होती हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को हम रेशनल नंबर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। तो रेशनल आया है वो कहां से आया है, वो आया है रेशो से। और रेशो का मतलब क्या होता है, अनुपात। क्या होता है, अनुपात होता है। इस प्रकार से परिमेय संख्या को हम क्या कह सकते हैं, अनुपातिक संख्या भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अनुपातिक संख्याएं भी कह सकते हैं। अब ये कौन सी संख्या होती है, अब भाई अनुपातिक यानी जो अनुपात रूप में पाई जाए, अनुपात रूप में जो भी संख्या पाई जाए वह सभी क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनती है,
जो एकदम सिंपल होती है, जो हमें रटने की आवश्यकता नहीं होती है और देखते ही हम सवाल को पहचान सकते हैं ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो हम बोल सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्या कॉमा P अपॉन Q, Q नॉट इज इक्वल टू 0 के प्रारूप या पूर्ण वर्गमूल रूप में पाई जाने वाली सभी संख्या धनात्मक सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं होती, अब भाई हमने सबसे पहले बोला सभी प्राकृतिक, जैसे 1 2 3, ये सभी क्या हुई प्राकृतिक हुई। इन्हें हम रेशनल कैसे बोल सकते हैं कि प्रत्येक संख्या के नीचे अगर 1 1 हम लिख दें तो ये किस रूप में बन जाएंगी, ये अनुपातिक रूप बन जाएंगी। ये हो जाएगी 1:1, ये हो जाएगी 2:1 और ये हो जाएगी 3:1। अब उसके बाद क्या हो रहा है P अपॉन Q के प्रारूप में, और तो भाई ये भी P अपॉन Q के प्रारूप में होगी। तो हम लिख सकते हैं 3/4 भी लिख सकते हैं, 5/2 भी लिख सकते हैं, 8/5 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी की सभी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब तीसरे नंबर हमने क्या बोला था कि पूर्ण वर्गमूल रूप में, इसमें पूर्ण वर्गमूल रूप में यहां से हमने लिया, जैसे √1 लिख दें या √4 लिख दें या √9 लिख दें, √16 लिख दें, √25 लिख दें। इस प्रकार से ये जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी की सभी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, P अपॉन Q के प्रारूप में पाई जाने वाली संख्याएं होती हैं, पूर्ण वर्गमूल रूप में पाई जाने वाली संख्या होती हैं। सभी संख्याओं को हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या लिख सकते हैं। उसके बाद आती है अपरिमेय संख्या। क्या आती है, अपरिमेय संख्या। जिन्हें हम बोलते हैं इनरेशनल। इनरेशनल नंबर, अब भाई वहां पर था रेशनल और यहां है इनरेशनल, यानी कि अनुपात के रूप में ना पाई जाने वाली, अनुपात के रूप में ना पाई जाने वाली। यदि हम परिमेय संख्या को निकाल दें उसके बाद जो संख्याएं बचेंगी वो सभी कैसी बचेंगी, अपरिमेय संख्या बचेंगी। इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, वर्गमूल रूप में पाई जाने वाली वर्गमूल रूप में पाई जाने वाली लेकिन पूर्ण वर्ग ना या किसी प्रतीक द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली संख्या को अपरिमेय
संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, ये सभी क्या है? ये सभी अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से एक हम प्रतीक किसको भी लिख सकते हैं? पाई को भी लिख सकते हैं। अगर पाई की जगह हम 22/7 रख दें तो ये अपरिमेय ना होकर क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा। अगर पाई रूप में लिखा है तो इसे अपरिमेय बोलेंगे। अगर 22/7 लिखा है तो इसे हम परिमेय बोलेंगे, क्योंकि 22/7 लिखने पर ये क्या बन गया? अनुपात बन गया। जबकि पाई का जो मान होता है करेक्ट 22/7 ना होकर कुछ पॉइंटों में जाता है, इसीलिए ये पूर्णतः संतुष्ट नहीं होता है। इसीलिए इसे किस में रखा जाता है? अपरिमेय संख्याओं में रखा जाता है। कुछ और क्वेश्चन यहां से बनते हैं। जैसे हमें दे दिया जाता है कि 2/2, 2-1/2 अब बोलते हैं किस प्रकार की संख्या है? किस प्रकार की संख्या है? तो क्या इसे हम परिमेय बोल सकते हैं? क्या इसे हम अपरिमेय बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। ना तो इसे हम परिमेय बोल सकते हैं, ना ही इसे हम अपरिमेय बोल सकते हैं। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखें, यदि कोई प्रश्न हमें गणितीय संक्रिया के रूप में दिया गया है और उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि दी गई संख्या कैसी है, परिमेय है, अपरिमेय है, इसके साथ हमें 2 ऑब्जेक्ट और दिए जाएंगे। एक परिमेय होगा, एक अपरिमेय होगा, एक शून्य संख्या होगी और एक होगी अनंत संख्या। तो सबसे पहला कार्य क्या है कि दी गई इक्वेशन को सबसे पहले हमें हल करना है। हल करने के बाद देखना है कि अगर वो पूर्ण तरह से हल हो जाता है और वो बट्टे में आ जाता है तो उसे हम क्या बोल देंगे? परिमेय संख्या बोल देंगे। अगर वह वर्गमूल रूप में रहता है तो अपरिमेय संख्या बोल देंगे। अगर हल करने पर उसका मान 0 आता है तो उसे शून्य संख्या बोल देंगे। अगर हल करने पर उसका मान अनंत आता है तो उसे अनंत संख्या बोल देंगे। तो यहाँ पर जब इसे हम हल करेंगे तो क्या आया? 1/0। जब 1/0 आया इसका मतलब क्या हो गया? अनंत। तो इस सवाल का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? अनंत संख्या होगी। क्या आएगा? अनंत संख्या होगी। इसी प्रकार से 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं समझाने के लिए। जैसे हमने लिया 5 - 5/3 - 1 किस प्रकार की संख्या है? किस प्रकार की संख्या है? किस प्रकार की संख्या है? तो यहां से क्या हुआ? 0/2 यानी क्या आ गया? 0। तो इसे हम क्या लिख देंगे? शून्य संख्या लिख देंगे। क्या लिखेंगे? शून्य संख्या लिख देंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं एग्जाम्पल में। एक और एग्जाम्पल देखिए। जैसे हमने बोला 5 - 3/2 - 1 ये बोला किस प्रकार की संख्या है? किस प्रकार की संख्या? किस प्रकार की संख्या है? तो 5 में से 3 गए तो कितना बचा? 2 और 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1। तो इस प्रकार से इसे हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। अब आता है कि परिमेय और अपरिमेय का आपस में कोई भी गणितीय संक्रिया या ऑपरेशन यूज किया जाए उस प्रकार से कौन सी संख्या निकल के आएगी? परिमेय बनेगी या अपरिमेय बनेगी? यदि किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ा जाए, गुणा किया जाए, घटाया जाए या भाग दिया जाए तो सदैव जो संख्या निर्मित होगी वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। जैसे अब यहां पर हमने 2 संख्याएं ले ली। जैसे एक लिया हमने 2 और एक लिया √2। हमें पता है ये क्या है? परिमेय है और ये क्या है? अपरिमेय है। भाई ये परिमेय है
ये अपर में। अगर इन दोनों संख्याओं का कोई भी गणितीय ऑपरेशन आपस में किया जाए तो जो प्राप्त होगा वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय प्राप्त होगा, कभी परिमेय प्राप्त नहीं होगा। जैसे मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, 2√2, तो हमारे पास जो संख्या बनी वो 2√2 बनी। क्या √2 को आप समाप्त कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो संख्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। क्या कही जाएगी? अपरिमेय संख्या। यदि इन दोनों को हम जोड़ दें, 2 + √2, ये भी क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अगर इनको आपस में हम घटा दें, 2 - √2, तो ये भी क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो इतना ध्यान रखना है, यदि हमारी संख्याओं में अंडर रूट में कोई संख्या मौजूद है तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अगर अंडर रूट को समाप्त कर लिया जाए किसी प्रकार से तो जो भी संख्या बनेगी वो हमेशा परिमेय संख्या बनेगी। अब भाई समझ में आ गई, प्राकृतिक संख्या आ गई, संपूर्ण संख्या आ गई, इंटीजर्स आ गए, परिमेय आ गए, अपरिमेय आ गए। अब आराम से पहचान सकते हैं कि परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। उसके बाद आती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या जिसे हम इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। दूसरी भाषा में अभाज्य संख्याओं को रूट संख्याएं भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूट संख्याएं भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है रूट संख्या? क्योंकि ये सबसे रूठी हुई रहती है, सबसे अलग रहती है, किसी के साथ इनका कोई मेलजोल नहीं होता है। इसीलिए अभाज्य संख्याओं को हम रूट संख्याओं के नाम से भी जानते हैं। अब इनकी डेफिनेशन बनेगी, वह क्या बनेगी? भाई किताबों में दे दी जाती है, वह संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो। भाई इससे अगर हम बोले तो यहां से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो हमेशा ध्यान रखो, वह संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हों, अर्थात जिनके न्यूनतम और अधिकतम गुणजों की संख्या दो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। अब बात आती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो हमारा आंसर होगा 2। अब हमने आंसर दे दिया 2 कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। हमसे पूछने वाले ने बोल दिया एक कैसी संख्या, तो क्या बोलोगे आप? ये भाज्य है। क्या एक भाज्य है? अगर अभाज्य नहीं है तो भाई क्या भाज्य है? और अभाज्य क्यों नहीं है इसका कारण पूछ लिया। तो भाई हमने बोला है कि अभाज्य संख्याओं के न्यूनतम और अधिकतम गुणजों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। लेकिन अगर एक के गुणजों की बात करें तो 1 एकम 1, तो एक के जो गुणजों की संख्या निकलती है वो कितनी निकलती है? 1 ही निकलती है। तो ये 1 से डिवाइड हो रहा है, स्वयं भी क्या है? 1 ही है। इसीलिए 1 को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता।
एक को अभाज्य संख्या नहीं माना था। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आंसर आएगा 2। या बोलता एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तब भी हमारा आंसर आएगा 2। क्वेश्चन यहां से भी पूछ लेता है, तो एक बार टेट में पूछा जा चुका है कि 2 अभाज्य संख्याओं के बीच न्यूनतम अंतर कितना हो सकता है। न्यूनतम अंतर कितना हो सकता है, तो न्यूनतम अंतर कितना आ सकता है, केवल 1 आ सकता है। भाई यही 2 संख्या सबसे नजदीक होंगी, 2 और 3, तो इनमें जो न्यूनतम अंतर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। बाकी जितनी भी क्रमागत अभाज्य संख्याएं होती हैं उनमें अंतर हमेशा 1 से अधिक आएगा, हमेशा 1 से अधिक आएगा। तो यहां से क्लियर हो गया कि सबसे छोटी अभाज्य क्या है, 2। एकमात्र सम अभाज्य क्या है, 2। एक अभाज्य क्यों नहीं है, क्योंकि 1 के 2 गुणनखंड नहीं है, 1 का केवल 1 ही गुणनखंड है, इसीलिए 1 को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता। अब बात आती है कि इसे हम पहचानेंगे कैसे, कि हमें कोई संख्या दे दी गई और हमसे बोला गया कि नीचे दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी थी। अगर हमें प्रश्न दिया जाता है कि इनमें अभाज्य संख्या कौन सी है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या पहचाननी है। जैसे हमें दे दिया गया कि 101 अभाज्य है या भाज्य है, अभाज्य है या भाज्य है, तो हमें इसके समथिंग सबसे पहले पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है। अब भाई 101 के समथिंग जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो क्या है, 100 है। और ये 100 किसका वर्ग है, 100 वर्ग है 10 का, 100 वर्ग है 10 का। अब 10 से छोटी अभाज्य संख्या लेनी है, तो 10 से जो छोटी होंगी वो क्या होंगी, 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी और 7 होगी। क्या इसके अलावा 10 से छोटी कोई अभाज्य होती है, नहीं होती। तो इसे पहले 2 से काट के देखो, क्या कट जाएगा, नहीं कटा। क्या 3 से कट जाएगा, नहीं कटा। क्या 5 से कट जाएगा, नहीं कटा। क्या 7 से कट जाएगा, नहीं कटा। अगर इन संख्याओं में से किसी संख्या से ये पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो ये संख्या होगी भाज्य। अगर इनमें से किसी संख्या से ये संख्या विभाजित नहीं होती तो ये संख्या क्या होगी, अभाज्य। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 101 एक अभाज्य संख्या है। तो पहचान सकते हैं कि हमें कोई भी संख्या दे दी जाए तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई संख्या एक भाज्य है या अभाज्य। इसी प्रकार से एक और संख्या देखते हैं कि जैसे हमें दे दिया गया 127 और 127 के नजदीक जो पूर्ण वर्ग है वो 121 है। और 121 किसका वर्ग है, 11 का वर्ग है। और 11 अपने में क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब 11 से छोटी अभाज्य संख्या और देख लो, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई और 1 हो गई 11। क्या ये 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। क्या 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। क्या 5 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 7 से काट दे लो, 7 एकम 7, 5 बचा 57 हो गया, 7 से 57 नहीं कटेगा। क्या 11 से कट जाएगा, 11 से नहीं कटा। तो 127 एक कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। कैसी है, अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से आप कोई भी संख्या का निर्धारण कर सकते हैं कि दी गई संख्या भाज्य है या अभाज्य। तो इस प्रकार से हम अभाज्य संख्याओं को भी आसानी के साथ निर्धारित कर सकते हैं, आसानी के साथ पहचान सकते हैं कि दी गई संख्या अभाज्य होती है या भाज्य होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को।